में, और साहित्य भी आ जाएंगे और साहित्यकार भी आ जाएंगे। तो पहले नंबर पे कौन है? जगनिक। कौन है? जगनिक। हिंदी साहित्य के वीर गाथा काल के कवियों में जगनिक का महत्वपूर्ण स्थान है। तो वीर गाथा काल के कवियों में किसका स्थान है? जगनिक का। कौन से काल में? वीर गाथा। ये कालिंजर के राजा परमाल चंदेल के दरबारी कवि और हिंदी के आदि कवि चंद्रवरदाई के समकालीन थे। अब चंद्रवरदाई किसके थे? पृथ्वीराज चौहान के, ठीक है ना, उनके समकालीन थे। ठीक, पता है यार, कभी शायद आधा होता होगा, उसे कहते हैं आदि कवि, ठीक है ना। कालिंजर के राजा कौन थे? क्या नाम है? परमार चंदेल के दरबारी कवि और हिंदी के आदि कवि चंद्रवरदाई के समकालीन थे। जो प्रसिद्ध हो जाता है ना, ठीक है ना, जो अनंत तक चलता है, जो हमेशा नाम चलता है, उसे हम आदि कवि भी कहते हैं, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जगनिक का समय संवत 1230 निर्धारित किया है। अब सन नहीं है, ये संवत लिख रहे हैं 1230। तथा कहा है कि उन्होंने महोबा के दो देश प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल के वीर चरित्र को विस्तृत वीर वीर गीतात्मक का, मतलब देखो इधर, जगनिक किसके समकालीन थे? किसके? चंद्रवरदाई, ठीक है ना। और किसके दरबारी कवि थे? अब आप जानते हैं कि जो राजा जो चंदेल लिख रहे हैं ना, ये इनके सैनिक थे आला और उदल। कौन थे? इनकी लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान से। लड़ाई कहाँ हुई थी? महोबा में। कहाँ हुई थी? महोबा में लड़ाई हुई थी। लड़ाई भयंकर हुई थी, ठीक है। इसी लड़ाई में ये बताते हैं कि आला उदल में से ये पता चला था कि हम अमर हैं। फिर इसके बाद आला उदल ने लड़ना बंद कर दिया था, ठीक है ना। और फिर इन सब के बारे में जगनिक ने लिखा था क्या? आलाखंड। तो वीर काल के लिख रहे हैं तो मतलब वीर रस में प्रोत है। कौन से रस में? वीर रस में, ठीक है ना। क्या लड़ाई में, आपको पता है मेहर की माता में कौन पूजा करने आता है? किसके बारे में सुना है? दो ही नहीं, यहाँ एक आता है। कौन आता है? आला, ठीक है ना। कौन आता है? अब क्या हुआ था कि उंगली कटी थी लड़ाई में, लेकिन वो दोबारा की दोबारा जुड़ गई, तो तब पता चला कि अपन मरेंगे नहीं, ठीक है ना। ऐसा बताते महाभारत काल में जो युधिष्ठिर थे, उन्हीं को नाम दिया गया है ये। आओ, परमाल राजा के दरबारी कवि। जगनिक के जीवन का अधिक विवरण तो नहीं मिलता, लेकिन उपलब्ध स्रोतों से ही ज्ञात होता है कि जगनिक परमाल राजा के दरबारी कवि थे और वीर योद्धा भी थे। कवि भी थे और योद्धा भी थे, लड़ते लड़ते कविता लिखते थे। आला उदल जब महोबा छोड़कर जयचंद के पास कन्नौज चले गए। कौन? आला उदल कौन चले गए? जयचंद। जयचंद जानते हो? जयचंद को कौन की लड़ाई हुई थी? किसकी? वाह, पहले तो पृथ्वीराज से लड़ा दो और एक आध बेर। आप जानते हैं ना, मतलब कैसे लड़ा दो मैं वो बता रहा हूँ। आप जानते हैं जयचंद की पुत्री का विवाह किससे हुआ था? इसलिए दुश्मनी हो गई। थे कौन? दोनों रिश्तेदार। रिश्तेदार में क्या थे? ससुर दामाद तो बाद में कर लीजिए, पहले और रिश्तेदारी बना लो। मौसी का लड़का था। कौन का लड़का था? मौसी का लड़का था। कौन? क्यों सही? गौरी क्या? तो गौरी पृथ्वीराज चौहान की मौसी का लड़का कौन था? जयचंद, ठीक है ना। उसकी पुत्री से प्रेम हो गया किसको? पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है ना। क्योंकि रिश्तेदारी में क्या नहीं हो सकती? शादी। लेकिन अब वो मान नहीं रहे थे, तो जयचंद ने इसका बदला लेने के लिए किसके साथ मिल गया था? गौरी के साथ। किसके साथ? दोनों में बहुत ज्यादा मुठभेड़ भी हुए, मतलब कहासुनी भी हुई, लड़ाई झड़प भी हुए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान माना नहीं, क्योंकि उस समय का सबसे ताकतवर राजा थे। जब वो वहां मिल गए किसके साथ? गौरी के साथ। कौन? जयचंद। तो पहले तो किसकी? पृथ्वीराज चौहान और गौरी की लड़ाई होती है। कब होती है? 1191 और 92 में। कहां पर? तराइन में। आप जानते हैं कि लास्ट लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। इस पूरी गाथा का वर्णन किसने किया है? चंद्रवरदाई ने। और फिर गौरी जब जीत जाता है तो फिर गौरी लड़ता है किससे? जयचंद से। कब? 1194 में। तो जयचंद उसमें हार जाता है, ठीक है ना। इसी जयचंद के पास कौन पहुंच गए?
आलाउदल। आलाउदल जब महुआ छोड़कर जयचंद के पास कन्नौज चले गए, उस समय उन्हें फिर से महुआ में बुलाने के लिए जगने को ही दूत बनाकर भेजा गया था। ठीक है ना। खैर भाई, अगर इसके साथ लड़ते ना जयचंद के साथ, तो पृथ्वीराज चौहान का फिर जीतना और मुश्किल हो जाता, क्योंकि राजा परमार के साथ जब लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, तो लड़ाई कोई ऐसी नहीं हुई थी कि एक दिन में कोई निर्णय आ जाए। लड़ाई बहुत लंबी, जी हारे ही नहीं मानते, ताकतवर बहुत थे ये। बलमान रासो और आला खंड में जगनिक की वीरता का वर्णन किया है। तो जगनिक ने आला खंड तो लिखा ही है, साथ में एक और क्या लिखा है? चंद्रवरदाई ने जगनिक के पराक्रम का वर्णन ओजस्वी भाषा में किया है और युद्ध में लड़ते लड़ते वीरगति पाने का उल्लेख किया है। जगनिक का पराक्रम देखकर पृथ्वीराज चौहान भी चकित रह गया था। इस तरह जगनिक पौरुष और पराक्रम के प्रतीक भी सिद्ध होते हैं, जबकि वे ओजस्वी कवि तो थे ही। निश्चित रूप से जगनिक बुंदेली के प्रथम महाकवि थी। कौन सी भाषा के? बुंदेली। तो मुझे लगता है पूरा समझ में आ गया। कवि जगनिक की प्रसिद्धि देखी। जगनिक की ख्याति उनके आला खंड के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया है। आला खंड काव्य मौखिक परंपरा में जीवित रहकर निरंतर लोकप्रिय बना हुआ है। आज भी है, अपने तरफ बंद हो गया, गांव में तो चलता है। आला खंड की पांडुलिपि भी देखिए। इस काव्य का संग्रह तैयार करने में अंग्रेज विद्वानों ने काफी श्रम किया। सर्वप्रथम 1865 में फर्रुखाबाद के बंदोबस्त अधिकारी चार्ल्स इलियट ने आला के गायकों को सुनकर 23 खंडों की एक पांडुलिपि तैयार की थी, तथा फतेहगढ़ निवासी मुंशी रामस्वरूप ने 73 में इसे हिंदी में प्रकाशित किया था। मतलब आला खंड का नाम सुना है, पर उसकी पांडुलिपि है, जिसे तैयार किसने किया था? मतलब तैयार किसने करवाया था? चार्ल्स इलियट ने। किसने कराया था? ठीक है ना। और हिंदी में प्रकाशित फिर से किसने किया था? मुंशी रामस्वरूप ने। क्लियर है। खैर ईयर याद मत रखना, व्यक्ति याद जरूर रखना। ठीक है ना। सर जॉर्ज गियर्सन ने बिहार में और विंसेंट स्मिथ ने बुंदेलखंड में इस काव्य का संग्रह किया था। जॉर्ज गियर्सन ने कहा में बिहार में और विंसेंट स्मिथ ने बुंदेलखंड में इस काव्य का संग्रह। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला आता है बावनगढ़ की लड़ाई। कहां की लड़की? कथा विस्तार की दृष्टि से आलाखंड में 52 युद्धों का वर्णन ओजयमी शैली में किया गया है। आलाखंड की भाषा बुंदेली की उपबोली बनाफरी है। बनाफरी नहीं मिलेगा तो क्या लगाएंगे? लेकिन अगर बुंदेली नहीं मिला तो क्या लगाएंगे? ठीक है ना। बुंदेली तक तो फिर भी ठीक है, क्योंकि जो लड़ाई हुई थी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे हुई थी, तो वहां बुंदेली मिल जाती है। लेकिन अगर बुंदेली ना मिली तो क्या लगाओगे? बनाफरी। प्रसिद्ध बुंदेली लोक गायिका संजू बघेल आला गायन के लिए प्रसिद्ध है। अब ये इंपॉर्टेंट है। आलाखंड के लिए प्रसिद्ध गायक कौन है? संजू बघेल। ठीक है ना। अगले कौन है? ईसूरी, बुंदेली के महाकवि। ईसूरी को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड का जयदेव। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जयदेव। किसी भी विषय और भावभूमि पर तत्काल छंद रचना करने की उनमें असाधारण प्रतिभा थी। वे बुंदेली लोक साहित्य के शिखर पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हैं। बुंदेली लोक साहित्य के शिखर पुरुष भी कहते हैं। एक तो ये हो गए, और एक कौन हो गए? जयदेव। अब इनका जन्म, ईसूरी के पूर्वज ओरछा के निवासी थे, किंतु बाद में झांसी जिले के मेंढकी नामक गांव में आकर बस गए। गांव का नाम देखो कितना अच्छा है, मेंढकी। शायद ब्रह्माईकर गांव मेढक भी होगा। मेंढकी में ही सम्मत 1898 में ईसूरी का जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम ईसूरी प्रसाद, देख रहे हैं क्या नाम लिखा है? पढ़ना। अड़जरिया मतलब तिवारी, और तिवारी मतलब ब्राह्मण। तिवारी मतलब अड़जरिया कहां होता है? गोत्र लिख रहा होगा अड़जरिया। किंतु काव्य सृजन में वह ईसूरी उपनाम का प्रयोग करते थे। मतलब उनका पूरा नाम क्या था, लेकिन आपने नीचे साइन काय में करते केवल ईसूरी लिखते थे। इनके पिताजी का नाम भोलाराम तिवारी और माता का नाम श्रीमती गंगा तिवारी था। ठीक है ना। माता पिता पे मत जाना है ना, नहीं लड़ाई ज्यादा हो जाती है। ईसूरी का कार्य क्षेत्र बगौरा, धौर्रा, पीरपुरा, बड़ा गांव ईसूरी के कार्य क्षेत्र रहे। यहाँ पे जमींदारों के कर्मचारी बनकर रहने लगे थे और अपनी फागों की रचना के कारण उन्हें यथेष्ट सम्मान मिलने लगा। क्या की रचना करते थे? फागों। फागों मतलब जो फाग पे गाई जाती हैं, होली पे जो गाते हैं उन्हें फाग कहते हैं। तत्कालीन छतरपुर नरेश ने राजाश्रय में रखना चाहा था, किंतु ईसूरी ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। ईसूरी का निधन कब हो गया था? 1966 में।
ठीक है ना। ईसूरी से संबंधित प्रमुख रचनाएं देखिए। ईसूरी सतसई लोकेंद्र सिंह नागर द्वारा संकलित है ये। दूसरी है ईसूरी प्रकाश गौरी शंकर द्विवेदी द्वारा संकलित। ईसूरी की फागें बाबू कृष्णानंद द्वारा संकलित, ये इंपॉर्टेंट है फागें, ठीक है ना। और प्रेमिका रजऊ, तो ये किसकी है? ईसूरी। अधिकार देखिए, ईसूरी ने असीम अभिव्यंजना शक्ति थी, बुंदेली भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था। उनकी रचनाएं चौकड़ियाऊ फागों में मुखरित हुई थी। काय में? चौकड़ियाऊ फागों में। तुम तो फाग याद रखना बस। फागों का संबंध किससे है? ईसूरी से। छंद शास्त्र में इन फागों में केवल हुतली या वसंत का गीत समझा जाता था, लेकिन ईसूरी की विलक्षण वाणी का सहचार और विषय वैविध्य पाकर यह छंद लोकप्रिय बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक चीज समझ में आई है, वो कौन सी है? फाग किससे संबंधित है? बस बुंदेली भाषा की और उनके नाम जो स्टार्टिंग में पढ़े हम। बुंदेलखंड का जयदेव, शिखर पुरुष। बुंदेली भाषा की असीम शक्ति का परीक्षण भी सर्वप्रथम ईसूरी की फागों में हुआ है। वास्तव में ईसूरी को बुंदेली का महाकवि होने का गौरव प्राप्त है। तो एक और नाम बुंदेली के महाकवि हो गए, एक जयदेव हो गए, एक शिखर पुरुष हो गए। लोक कवि घाघ, क्या नाम है? उत्तर भारत के ग्रामीण अंचलों में घाघ की रचनाएं शताब्दियों से लोकप्रिय रही हैं। केवल मौखिक परंपरा में निरंतर यात्रा करके उनकी रचनाओं में अशिक्षित लोकमानस के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का काम किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घाघ को कवि न कहकर सूक्तिकार कहा है। तो मुझे लगता है अगली इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। क्या कहा गया है? सूक्तिकार मतलब क्या होता है? जो सूक्त देता है। सूक्त मतलब उचित बातें, उचित राय, ठीक है ना। जैसे ऋग्वेद और इनमें सूक्त मिलते हैं कि नहीं मिलते? तो सूक्त मतलब होता है उचित बातें, अच्छी बातें। ताकि सूक्तियां नीति कथनों और कहावतों के रूप में प्रचलित रही हैं एवं तुकबंदियों पर आश्रित होने के कारण उनकी जीवनी शक्ति निरंतर प्रखर बनी रही। घाघ के निवास स्थान के संबंध में विद्वानों में काफी मतभेद है, हमें ये पढ़ने भी नहीं है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने अत्यंत परिश्रम और प्रयास से यह सिद्ध किया था कि घाघ देवकली के दुबे थे। कहां के दुबे थे? देवकली के दुबे थे और कन्नौज शहर के पास सराय घाघ बसाकर उसी गांव में रहने लगे थे। वे अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन? अकबर। समझे कौन समय के हैं जी? अकबर के समकालीन हो गए। जन्म से कोई लेना देना नहीं है आपको। पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने घाघ की रचनाओं को मौखिक परंपरा से संग्रहित करके सर्वप्रथम 1931 में हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद से प्रकाशित किया था। घाघ की रचनाएं सर्वप्रथम कहां से प्रकाशित हुई? इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। किसने प्रकाशित करवाई? बस ये फैक्ट मिला है बस, ठीक है ना। घाघ और भड्डरी नामक यह संकलन घाघ की रचनाओं का एकमात्र प्रमाणिक संग्रह है। घाघ की प्रमुख कहावतें कौन सी हैं देख लीजिए। वर्षा के संबंध में घाघ की भविष्यवाणी पढ़ें। करिया बादर जी डरवावे, भूरा बादर पानी लावे, ऐसा हम भी कहते हैं। बादल भयंकर काला होता है तो वह ऐसा लगता है पानी भयंकर बरसता है, लेकिन वो बरसता तो नहीं है। और जो बादल आप जानते हैं भूरे से कलर का रहता है, वो भयंकर पानी बरसा के चलो जाता है। काली घटा आता है, ऐसा लगता है ना अब तो तबाही मचेगी और पता चलो कुछ होता ही नहीं है, ठंडक देके चला जाता है। ऐसा ही होता है कि नहीं? ऐसा ही होता है ना, बादल बहुत गरजता है, बरसता नहीं है। एक ऐसा आता है जो कुछ नहीं कहता लेकिन बरस जाता है। तो क्या कह रहे हैं? करिया बादर जी डरवावे, भूरा बादर पानी लावे। सप्ताह के दिनों के हिसाब से वर्षा का अनुमान देखो। शुक्रवार की बादरी रहे शनिचर छाए, घाघ कहे सुनगाग्नि बिन बरसे ना जाए। शुक्रवार की बादरी है, अगर शुक्रवार को बादल आ गए, रहे शनिचर छाए और शनिवार को भी छाए हैं, तो वो बादल बरसे बिना नहीं जाएगा। संडे के दिन आपका संडे मनवा के ही जाएगा, पकौड़ी खिला के ही जाएगा आपको, ठीक है ना। सिंचाई के संबंध में घाघ की कहावत, धान पान अरुकेरा तीनों पानी चेरा। क्या? धान पान अरुचकेरा तीनों पानी चेरा। अब धान मान में सब में क्या चाहिए? पानी। ये पानी के चेला हैं, ठीक है ना, इन्हें पानी चाहिए ही चाहिए। कम पानी देने से धान का क्या हाल होता है देखो। काले फूल ना पाया पानी, धान मरा अधबीज जवानी। पढ़ो।
काले फूल ना पाया पानी, धान हमारा अदबी जवानी। अब धान में पानी नहीं दोगे तो खड़ा खड़ाया सूख जाता है कि नहीं सूख जाता? सूख गो, मर गो जवानी में। बैल कैसा खरीदना चाहिए, घा की सलाह है। अब तो बैल खरीदते नहीं, अब ट्रैक्टर खरीदते हैं। पहले बाघ नहीं, सॉरी पहले बैल खरीदे जाते थे। कैसे खरीदे? छोटे सींग और छोटी पूंछ, ऐसा बर्दा लो बेपूछ, छोटा मुंह और ऐंठा कान, यही बैल की है पहचान। ठीक है ना? जब बैल खरीदने जाओ तो ऐसे खरीदना है। कैसा पढ़ो? छोटे सींग और छोटी पूंछ, ऐसा बर्दा लो बेपूछ, छोटा मुंह और ऐंठा कान, यही बैल की है पहचान। अब बड़े सींग वालों खरीद लो, वो माले के बगल में आने ही नहीं दे रहा, उठा उठा के फेंक रहा है। ठीक है ना? ऐसा कहते हैं गांव में, चाहे वो गैया हो चाहे बैल हो, चाहे वो भैंस छोड़ो, भैंस तो आलस में नहीं रहता है। सींग अगर बड़े हैं और सीधे खड़े हैं तो जानते उस गैया को क्या कहते थे? जब मारेगी। और छोटी सींग की गैया है जब बहुत अच्छी गैया है। ठीक है ना? सींगों से पहचान कर ली जाती थी कि नहीं? आंख देखो। कहा के लोग व्यवहार के अनुभव मूर्ता का एक उदाहरण देखो। घर गोड़ पैदल चले, क्या? तीर चलावे बीन, धाती धरे दामाद घर, जग में भकुआ तीन। देखो क्या लग रहा है? घर घोड़े पैदल चले। अगर घर में घोड़े हैं वो पैदल चल रहा है, घोड़े बैठ जाना, लेकिन वे तो मूर्ख है, घोड़े साथ में लेके पैदल चल रहा है। तीर चलावे बीन, जो तीर चलाता है वो कब बजा रहा है? बीन बजा रहा है। तीर चला लेता तो नाम हो जाता। और धाती धरे दामाद घर, दामाद कहां हो रहा हो? घर जमाई हो रहा है। जग में भकुआ तीन, ये तीन मूर्ख हैं। लोग कभी संत सिंगाजी देखे तो आपने कौन पढ़े अभी? घाघ। तुम्हें लगता है इनकी प्रसिद्धि कितनी रही होगी? अनुमान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है कि नहीं? मुझे लगता है गांव वाले ने बुला के बैठा रहा था, आओ कुछ कह जाओ। लेकिन ये पता है इनके साथ एक और ये लिख रहा है, इनकी ये जो रचनाएं लिख रही हैं इनमें, यहां देखो एक बात लिख रही है इसमें, शायद आपने ना पढ़ पाई हो। तुकबंदी। क्या तुकबंदी? मतलब ये बैठे बैठे बना लेते, जिसने कोई बात कही और वही बात पे कुछ बना दिया। ये ऐसे कवि है थे, जैसे अपनी बात चल रही है, भाई बात में कुछ ना कुछ छंद या कुछ ना कुछ उक्ति सुक्ति या जो भी इनका बना दिया उन्होंने, कोई ना कोई कविता की रचना कर दी इन्होंने। ऐसे थे कौन? घाघ। ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे आपको, बातों पे ही बना जाए। आओ सिंगाजी पढ़ लो, सिंगाजी कहाँ मिलेंगे आपको? हाँ, निमाड़ी लोक साहित्य में सिंगाजी का महत्वपूर्ण स्थान है। निमाड़ अंचल में उन्हें लोक कवि अथवा लोक संत ही नहीं बल्कि एक अलौकिक पुरुष के रूप में पूजा जाता है। सिंगाजी का जन्म सम्मत 1574, कुछ ग्रंथों में 1519 में पश्चिमी निमाड़ जिले के खजूरी नामक ग्राम में हुआ था। कौन से गांव में? खजूरी। तुम निमाड़ याद रख लेना। इनके पिता का नाम भीमा और माता का नाम गौरीबाई। सिंगाजी के गुरु क्या नाम था? जो कबीर के समकालीन कहे जाते हैं। अब सिंगाजी इंपॉर्टेंट आप जानते हैं, मेला भी पढ़ते हैं हम। सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र भी है। ठीक है ना? इनके गुरु का नाम याद रख लेना। डॉक्टर कृष्णलाल हंस ने सिंगाजी का निधन तिथि सम्मत 1664 बताई है। पंडित राम नारायण उपाध्याय ने निधन की तिथि 1616 निर्धारित की है। ना जन्म याद करना है और ना मृत्यु याद करना है, रचना इंपॉर्टेंट है अपने। प्रमुख रचनाएं देखो। सिंगाजी के साहित्य का अभी तक कोई व्यवस्थित प्रकाशन नहीं हुआ है। उनका एकमात्र प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? परचरी, जैसे खेमदास ने संकलित किया। बस, क्या नाम है? पढ़ लेते यार। क्या है? किसने संकलित किया है? संकलित जान तो क्या होता है? संकलन करता क्या होता है? लिख देना। ठीक है, इनने बोल दिया, उन्होंने लिख दिया। परचरी के अतिरिक्त सिंगाजी का दृढ़ उपदेश, 8 बार सिंगाजी का 15 दिन, देख रहे हैं रचना, देख रहे हैं का बाबा सिंगाजी की पाणबली, आत्मध्यान, सिंगाजी की नराज जैसी लघु पांडुलिपियों को खोजने तथा सैकड़ों भजनों को संकलित करने का महत्वपूर्ण काम भी हुआ है। मुझे लगता है कि आप पढ़ेंगे नहीं। हाँ,
पढ़ेंगे नहीं? नहीं, क्या पढ़ेंगे अकेला हम? परचरी। केवल परचरी के आधार पर यदि सिंगाजी के कृतित्व का मूल्यांकन किया जाए तो वे एक श्रेष्ठ संत सिद्ध होते हैं। कबीर का प्रभाव तो उनकी रचनाओं में सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। अनहन का नाद पुस्तक में इनकी 800 रचनाएं संकलित हैं। कौन की? अनहन का नाद पुस्तक में इनकी कितनी रचनाएं हैं? कितनी कविताएं लिखते यार, खैर मोबाइल नहीं चलाते पहले। सिंगाजी के साहित्य पर शोध हेतु 1934 में श्री सुकुमार पगारे के नेतृत्व में सिंगाजी साहित्य शोधक मंडल की स्थापना हुई। पढ़ लीजिए, क्या है काय की स्थापना? कब? 1974। किसके नेतृत्व में? सुकुमार पगारे की में। 58 में संत सिंगाजी की वाणी पुस्तक प्रकाशित हुई। कौन सी? सिंगाजी की वाणी, जिसमें सिंगाजी का जीवन परिचय, वाणी उपदेश, सातवार, 15 तिथि, दोषबोध, आत्मध्यान, शरद, देश की वाणी, बार हमारी, सिंगाजी और दलुदास के भजन का संकलन है। ये किताब कब प्रकाशित हुई थी? 1965 में रामनारायण उपाध्याय की पुस्तक सिंगाजी एक अध्ययन प्रकाशित हुई। 66 में डॉक्टर रमेश चंद्र गंगराड़े का शोध संत सिंगाजी प्रकाशित हुआ। 89-90 में राम शंकर गंगराड़े ने सिंगाजी भजनवाड़ी प्रकाशित की। अच्छा, याद नहीं करना, फालतू की बात है, ये याद रखना। सिंगाजी इसका संबंधित है परचरी, क्या? बस फालतू। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल द्वारा 66 में डॉक्टर श्रीराम परियार द्वारा रचित है जन हिंसिंगा पुस्तक का प्रकाशन किया। इसमें 108 प्रमाणिक लोकपद संकलित हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक अकादमी द्वारा प्रकाशित है, ठीक है ना। भोपाल 1966 में किसने लिखी है? डॉक्टर श्रीराम परियार ने। क्या कहा है? कहे जन सिंगा। सिंगा मतलब सिंगाजी। कबीर के समकालीन संत देखिए, सिंगाजी कबीर के समकालीन संत थे। उन्होंने अनेक बार कबीर के प्रति आदर प्रकट किया है। इतने लोकप्रिय होने के बावजूद सिंगाजी ने किसी पंथ या मत का प्रवर्तन नहीं किया। उनका कहना था कि मनुष्य का जिन विचारों में विश्वास है उन पर आचरण करना ही उनके प्रसार का श्रेष्ठ माध्यम है। तो मुझे लगता है कि ये फालतू की बातें पेपर में आएंगी का? नहीं आएंगी। खत्म, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा कौन लगा? मुझे तो गाग लगा। तुम्हें नहीं लगा? लगा कि नहीं लगा?